आज क्या है, आप दुनिया भर के वीडियोस देख रहे हो यार कि चाइनीज आदमी अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगभग 60 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो चुकी है। आपने देखा कि गांव वाले कैसे रो रहे हैं या चाइनीज आर्मी उनसे कैसे बात कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा समझ जाओगे। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भविष्य के अंदर कभी हमारा अरुणाचल प्रदेश चाइना के अंडर जा सकता है। क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर सकता है? आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग में एक भी शक नहीं बचेगा। लेकिन आज का ये मैं कॉन्फ्लिक्ट आपको समझाऊं, आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि आज भारत और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह क्या है। तो हम आते हैं 1914 के अंदर। 1914 में शिमला के अंदर क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर था हेनरी मैकमोहन और एक चाइनीज आदमी जो उसका प्रतिनिधि था चाइनीज का, वो और तीसरा क्या है, तिब्बत का एक एक लीडर तिब्बत का। तो ये तीनों के दोनों एक मीटिंग करते हैं। तो मैकमोहन क्या करता है, सिर्फ पेपर के ऊपर मैप पर एक लाइन खींच देता है, लगभग 800-900 किलोमीटर की एक लाइन खींच देता है और बोलता है कि तिब्बत अलग है ना, चाइना अलग, भारत अलग, यानी कि तीन हिस्से डिवाइड कर देता हूं। तो जो चाइना के जो प्रतिनिधि थे इवान चेन, वो नाराज होते हैं भाई, वो इस पेपर में साइन नहीं करते। पेपर में कौन साइन करते हैं? सिर्फ दो ही लोग साइन करते हैं। एक तो कौन करते हैं, मैकमोहन, जो उस टाइम इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि भारत उस टाइम अंग्रेजों का अधीन था। दूसरे तिब्बत के लीडर, लेकिन चाइना के लीडर साइन नहीं करते और वो चले जाते हैं। लेकिन चाइना इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करता भाई, कई टाइम तक प्रतिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि चाइना भी क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। आज भी इसी लाइन के नाम से जानी जाती है, जो एक सीमा है पूरी की पूरी। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद आपको पता है चाइना आजाद हुआ 2 साल के बाद। तो 1950 में मो जोडांग क्या करते हैं, उस टाइम वहां के प्रेसिडेंट थे, और जियाओ लाई वहां के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री, वो सीधे क्या करते हैं, बिना बताए तिब्बत के ऊपर हमला कर देते हैं। यानी कि चाइनीज आर्मी सीधे तिब्बत पर अटैक करती है और पूरे के पूरे तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लेती है। उस दिन के बाद चाइना बोलता है कि तिब्बत भी हमारा क्या है, हमारी देश का एक अंग है, ये अलग नहीं है। और पूरी दुनिया को बोल देता है कि इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी देश इसके अगेंस्ट बात करेगा वो हमारा क्या होगा, दुश्मन होगा। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता है कि उस टाइम हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन इतने खराब नहीं थे, इतने बुरे नहीं थे। लोग तो ये भी कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो 23 जनवरी 1959 को जो चाइना के प्रीमियर थे जियाओ लाई, कहते हैं कि चाइना की धरती में अगर सबसे ज्यादा किसी का ब्रेन था तो उस जियाओ लाई का ही ब्रेन था। तो जियाओ लाई हमारे सीधे प्रधानमंत्री नेहरू जी को एक चीज बोल देते हैं कि मैं इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, मतलब जो ये लाइन खींची थी ना, इस लाइन को हम नहीं मानते। अब आप समझ रहे हैं कि सोचो कि उधर चाइना, बीच में तिब्बत, यहां भारत, और उन्होंने बोला कि जो यार ये मैकमोहन लाइन जो है ये तिब्बत के, हम इसको मानते ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तिब्बत तो बीच से हट गया। अब चाइना और भारत दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब क्योंकि बीच में कोई सीमा ही नहीं रही, पहले तो तिब्बत की सीमा थी। तो होता क्या है, चाइना का लगातार तिब्बत के ऊपर कहते हैं कि अत्याचार, वो कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे पूरे तिब्बत को भी। और तिब्बत में आपको पता है कि बौद्ध धर्म चलता है, वहां के 14वें धर्म गुरु थे दिलाई लामा। वो 1959 के अंदर क्या होता है, सीधे तिब्बत से तवान होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवान। ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सीधे भारत के अंदर आते हैं और भारत में शरण ले लेते हैं। उनको पता होता है कि चाइना की पीएलए आर्मी या चाइनीज गवर्नमेंट क्या करेगी, दिलाई लामा को मार देगी या मारने की प्लानिंग कर सकती है। तो अपनी जान बचाने के लिए आते हैं। यहां से चाइना और गुस्सा हो जाता है भाई। चाइना बोलता है कि यार हमारा जो सबसे बड़े दुश्मन है, जो मेरे आज के टाइम में सबसे बड़े एनिमी है, उनको हिंदुस्तान अपने देश में क्या दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। जैसे आज के टाइम में बांग्लादेश भी हमसे क्यों नाराज है आज, कहता है कि शेख हसीना को आपने अपने देश में शरण दी है। तो 1959 में चाहे खुल के चाइना ये चीज नहीं बोल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के दिल में एक हल्का खटास आ जाता है हिंदुस्तान को लेकर। अब क्या है, बिना बताए, चाइना किसी को नहीं बताता, 20 अक्टूबर 1962 को क्या करता है, चाइना सीधे अपनी सेना अरुणाचल प्रदेश लद्दाख पर भेजता और भारत के ऊपर हमला कर देता है। मेरी बात समझे, एक ऐसा वॉर जो पहले कोई ना वार्निंग दिया गया ना कुछ, इसमें सीधे के सीधे चाइना अपनी सेनाओं को हमारे देश के ऊपर उतार देता है और सीधा हमला कर देता है। और हमला चलता है और 21 नवंबर 1962 को चाइना क्या करता है, खुद ही एक सीज फायर की घोषणा कर देता है। मेरी बात समझे, खुद ही युद्ध करता है, खुद ही सीज फायर की घोषणा कर देता है। यूएन का लगातार प्रेशर, दुनिया का प्रेशर था चाइना के ऊपर। चाइना अपनी फोर्सेस को जरूर पीछे लेके चला जाता है, कुछ फोर्सेस को पीछे लेके चला जाता है वापस अपने देश के अंदर, लेकिन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है, उस पर चाइना का अधिकार है, यानी कि यह हमारा है।
उस टाइम सिर्फ तवांग को मांग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आके आगे चाइना ने क्या बोल दिया कि पूरा का पूरा अरुणाचल क्या है, चाइना का एक हिस्सा है। ये चाइना दावा करता है। अब आप बोलोगे यार तवांग इतनी इंपॉर्टेंट जगह क्यों थी? अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग है वो बहुत ही धार्मिक जगह मानी जाती है, बहुत ही धर्म के लिए। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, बौद्ध धर्म के जो छठे गुरु हुए थे, जो दलाई लामा जो छठे हुए, वो इसी तवांग के अंदर पैदा हुए। मेरी बात समझ रहे? इकलौती दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उनका जन्म तिब्बत के बाहर अगर कहीं पर हुआ तो इस तवांग पर हुआ। चाइना ये सोचता है कि अगर इस तवांग को भी मैं अपने कंट्रोल में ले लेता हूं तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे तिब्बतों के लिए। क्या है, जितने भी तिब्बत के लोग हैं जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं वो बोलते हैं कि हमारी सबसे धार्मिक जगह है ये भी, क्योंकि एक धर्म गुरु का जन्म हुआ है वहां पर। जैसे आज हम बोलते हैं यार अयोध्या हमारे लिए बहुत पवित्र है क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ है। तभी आप अगर आपने इजराइल और गाजा के अंदर उनकी भी एक जगह है, इजराइल बोलता है यार ये जगह मेरी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे देश बोलते हैं ये जगह मेरी होनी चाहिए। जब भी धर्म की बात आती है दुनिया के अंदर तो उस जगह का बहुत महत्व तो रखा जाता है। तो चाइना की नजर तवांग के ऊपर हमेशा है और वो हमेशा ये कहता है पेपर्स के ऊपर कि तवांग हमारा हिस्सा है। बेशक कंट्रोल किसका है? भारत का कंट्रोल है, पूरा अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारा कंट्रोल है। अब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल ही रहा था और होता क्या है, 20 फरवरी 1987 को भारत क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश को अपना 24वां राज्य बना देती है, मतलब 24th राज्य। उस टाइम इतने राज्य भी नहीं थे, तो एक नया राज्य बनता है और अरुणाचल और चाइना की जो सीमाएं होती हैं वो लगभग 1129 किलोमीटर की, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और चाइना की। और चाइना से हमारी टोटल सीमाएं कितनी है, अगर अलग अलग स्टेट को आप लेकर चलो, लद्दाख को लेकर चलो और भी नॉर्थ ईस्ट को आप लेकर चलो, तो लगभग 3488 किलोमीटर हमारी टोटल सीमाएं हैं। लेकिन क्या होता है, चाइना फिर भी नाराज होता है। चाइना कहता है नहीं यार, ये पूरा का पूरा अरुणाचल तो मेरा है, मतलब ग्राउंड पर नहीं है लेकिन पेपर्स पर अपना दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आप बोलोगे कि यार अभी मैं उस पॉइंट पर दोबारा आऊंगा कि चाइना कैसे 60 किलोमीटर अंदर आया, ये बात कितनी सही है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाइना और भारत का कॉन्फ्लिक्ट। अब जब एक अलग राज्य बन जाता है, तो जब एक अलग राज्य बनेगा तो एक अलग मुख्यमंत्री बनेगा, वहां की अलग पुलिस फोर्स बनेगी, तो उस राज्य को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं समझ जाता है कि भारत क्या कर रहा है, अरुणाचल के अंदर एक विशेष ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री हो गए तो उस राज्य का एक अलग बजट आएगा। चाइना कहीं ना कहीं समझ गया, तो चाइना धीरे धीरे नाराज होता है और चाइना क्या करता है, अरुणाचल पर बार बार दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा कंट्रोल है अरुणाचल के ऊपर। और फिर क्या होता है, ये तनाव यही नहीं खत्म होता यार। सोचो कि 1987 से चल रहा है, 1987 से भी नहीं, 1950 से चल रहा है जब पहली बार तिब्बत पर हमला किया। 1987 के अंदर एक 24वां राज्य खुला और धीरे धीरे आप आगे आओ तो आप सबको पता है 16 जून 2017 को क्या हुआ था, डोकलम तनाव, आप सबने सुना होगा। चाइना ने क्या कर दिया, भूटान में एक सड़क बनाई सीधे की सीधी, और आपको पता है हमारी भारतीय सेना 73 डेज तक सामने खड़ी रही और बोला कि हम ये सड़क नहीं बनने देंगे। मतलब 73 डेज तक भारत की सेना नहीं हटी भाई, बोला हम ये आपको क्या नहीं करने देंगे, आपको ये रोड नहीं बनाने देंगे। अब आप बोलोगे यार कि किसी भी देश में सड़क के किनारे, अगर अपने देश में जो सड़क बनती है उसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों ये इतने बड़े विवाद होते हैं। आप थोड़ा सा और आगे आ जाओ, आप शायद 15 जून 2020 का दिन तो कभी भूल ही नहीं सकते, जब गलवान के अंदर एक हिंसक झड़प हुई। आप सबको पता है गलवान घाटी लद्दाख के अंदर, और हमारे 20 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसमें लेट कर्नल संतोष सर भी थे। आप सबको पता है ये इंसिडेंट पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन भारतीय सेना एक कदम पीछे नहीं हटी। हम बोलते हैं कि हमारे 20 जवान इसमें शहीद हुए, लेकिन चाइना के भी दर्जनों सैनिक मारे गए, लेकिन चाइना इसको डिस्क्लोज नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि इस झड़प में सिर्फ भारत ने ही अपने सेना के जवानों को खोया था, खोया चाइना ने भी था, लेकिन चाइना दुनिया के सामने कभी इसको डिस्क्लोज नहीं करता। ये इंसिडेंट तो शायद ही हिंदुस्तान में कोई होगा जिसे नहीं पता होगी। और जुलाई 2025 में दलाई लामा ने एक घोषणा करी जिससे पूरा चाइना हिल गया यार। उन्होंने पता है क्या घोषणा कर दी, दलाई लामा का 90 जन्मदिन था, तो उन्होंने क्या ऐलान किया, उन्होंने बोला कि जो अब नेक्स्ट दलाई लामा जो भी जन्म लेगा या जो बनेगा वो एक स्वतंत्र देश में पैदा होगा। अब आप सोचो स्वतंत्र देश, वो बोलते हैं कि जो तिब्बत में जो दलाई लामा पैदा होगा उसको हम दलाई लामा नहीं मानेंगे। तो इसको सुनकर चाइना बहुत गुस्सा हो गया यार, क्योंकि चाइना को पता है कि जो नेक्स्ट धर्मगुरु जो भी पैदा होगा उसको हम अपने कंट्रोल पर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि तिब्बत आज उनके कंट्रोल में है। अगर तिब्बत में कोई भी धर्मगुरु पैदा होता है तो चाइना की MSS या पूरी चाइनीज गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। या हो सकता है कि चाइना जिसको बोलेगी वो धर्मगुरु होगा। लेकिन जब दलाई लामा जी ने ये अनाउंसमेंट कर
दिया कि जो भी अगला धर्मगुरु होगा वो एक स्वतंत्र देश में होगा, मतलब वो चाइना का गुलाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिब्बत को क्या बोलते हैं, वो चाइना का गुलाम बोलते हैं। तो इससे इन फ्यूचर के अंदर दो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है भाई। अब दो धर्मगुरु हो सकते हैं आगे चलकर। एक धर्मगुरु वो हो सकता है जिसको चाइना डिक्लेयर करे कि ये अगला धर्मगुरु है, और एक धर्मगुरु वो होगा जिसको बौद्ध धर्म के लोग मानेंगे। तो आगे चल के कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बौद्ध धर्म के अंदर, आप ये सोचकर चलो। इस चीज के लिए आप पहले से तैयार रहो कि भविष्य के अंदर ऐसा हो सकता है कि दो दो धर्मगुरु होंगे। लेकिन तिब्बत किस धर्मगुरु की बात मानता है या चाइना किस धर्मगुरु की बात सुनता है, ये आने वाले वक्त में लोगों को पता चलेगा। मैं अभी अगस्त की बात बताता हूं। चाइना क्या करता है, बार बार जितने भी अरुणाचल प्रदेश में जो भी लोग बोलते हैं ना कि सर नाम चेंज हो गए, हम उस पॉइंट पर भी आ रहे हैं। चाइना क्या करता है, जितने भी अरुणाचल प्रदेश के कई जगह 27 जगहों के नाम चाइना ने क्या कर दिया, चाइनीज भाषा में लिख दिया या नाम चेंज कर दिए। अब एक चीज सोचो आप कि मैप के ऊपर या इंटरनेट की दुनिया के ऊपर नाम चेंज करने से कोई जगह उसकी नहीं हो जाती। तो भारत सरकार ने दोबारा क्या किया, इसी अगस्त 2026 की बात बता रहा हूं, अभी जो अगस्त चल रहा है, उन 27 जगहों के नाम दोबारा चेंज करे। ये भारत सरकार ने अभी किया, क्योंकि 27 जगह जिसमें पहाड़ थे, नदियां थी, गांव थे, उनको दोबारा से क्या किया, एक आधिकारिक नाम जारी करे जो चाइना ने चेंज कर दिए थे। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे बीच में, सर देखो अरुणाचल प्रदेश का तो ये मैप है, इस मैप में ये नाम आ रहे हो, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना वहां पर आ गया है और चाइना ने उस गांव में पहुंचकर नाम बदले। चाइना ने नाम किस पर चेंज करे, सिर्फ मैप पर चेंज करे, गूगल मैप पर चेंज करे या इंटरनेट की या डिजिटल दुनिया में चेंज करे, ग्राउंड पर इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपका क्वेश्चन अभी मैं वो भी क्लियर करूंगा कि 60 किलोमीटर कैसे चाइनीज आर्मी अंदर आ गई थी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी क्या हो रहा है पता, आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हम डिक्लेयर करेंगे, ये वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब आपने पहली बार सुना होगा यार, वाटर बॉम्ब भी क्या होता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आगे चलकर हिंदुस्तान के लिए या अरुणाचल प्रदेश के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब ये वाटर बॉम्ब की हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तिब्बत है ना, तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है। तिब्बत चाइना के कंट्रोल में, तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यारलुग। ठीक है, यारलुग नदी है। अभी यारलुग नदी जैसी क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल होती है, तो इस नदी का नाम होता है सैंग। मतलब समझो कि तिब्बत से एक नदी आई, अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुई, सैंग बन गई। यही नदी जैसे धीरे धीरे आगे चल के आसाम पहुंचती है, तो इसी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बात समझे। अब नदी कहां से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। अब चाइना ने एक बहुत बड़ा गेम करा। चाइना ने क्या कर दिया, लगभग हिंदुस्तान के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर इस नदी के ऊपर एक डैम बनाना शुरू कर दिया। अब ये कितनी बड़ी समस्या है, जिसको मैं वाटर बॉम्ब बोल रहा हूं। समझो कि एक नदी के ऊपर डैम तैयार होता है और हिंदुस्तान जानता है कि ये डैम अगर एकदम से चाइना ने पानी छोड़ा तो आप ये समझ लो कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम में कितना नुकसान हो सकता है। यहां तक कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश और आसाम क्या हो सकता है, पानी में डूब सकता है। ये बात हिंदुस्तान को भी पता है। तो हिंदुस्तान ने भी क्या कर दिया, इस डैम के बहाव को कम करने के लिए हम भी एक डैम बना रहे हैं। लेकिन जो ये चाइना का डैम है, जो ये चाइना अपना डैम बना रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डैम बन रहा है। आप समझो कि आज दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है उससे 3 गुना बड़ा डैम बन रहा है ये। तो इसलिए मैं इसको वाटर बॉम्ब बोल रहा था कि चाइना को पता है कि मुझे कैसे काम करना है। चाइना क्या करेगा, एकदम से पानी छोड़ेगा और पूरे के पूरा अरुणाचल प्रदेश और आसाम पानी में डूब जाएगा। और भारत भी क्या कर रही है, इसके लिए हम भी एक डैम तैयार कर रहे हैं। अगर चाइना ने अचानक पानी छोड़ा तो उस पानी के बहाव को कैसे रोका जाए, इसके लिए हिंदुस्तान भी काम कर रहा है। अब पता है आपको, जब ये डैम बना रहा है ना चाइना के साइंटिस्टों ने एक वार्निंग दी है चाइना को। चाइना ने बोला है कि जिस जगह पर ये डैम बन रहा है वहां पर एक बहुत बड़ी दरार है, नीचे भूकंप की दरार है। फ्यूचर के अंदर भूकंप भी आ सकता है। आप एक पल के लिए कल्पना कर देखो यार कि अगर एक डैम बना हुआ, उस डैम के नीचे भूकंप आएगा तो डैम टूट जाएगा। इसके बावजूद भी चाइना हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर देने के लिए क्या कर रहा है, इस डैम को तैयार कर रहा है कि नहीं हम तो डैम बनाएंगे क्योंकि जगह हमारी है, हमारी मर्जी। अब हम पहले पॉइंट पर दोबारा आते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर चाइना की 60 किलोमीटर फोर्स आई। आपके पास हजारों वीडियोस आए, मेरे को भी बहुत सारे मेल करे गए लोगों ने। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। जब आपने देखे होंगे, आपके मोबाइल पर वीडियोस आए होंगे कि चाइना आर्मी कैसे पीएलए अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर हुई, लोगों से बात करी, लोगों ने दुनिया भर के वीडियो सर्कुलेट करे। वो चाइनीज आर्मी नहीं है। अब आप एकदम से बोलोगे लक्की सर आप कैसी बात कर रहे हो, चाइनीज आर्मी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपने जितने भी वीडियोस देखे जो फौज की ड्रेस में है, चाइनीज दिख रहे हैं, लेटेस्ट वेपन है उनके पास, M16 से लेकर सारे, तो वो ग्रुप का नाम है UNLF,
एक मिनट के लिए मेरी इस वीडियो को रोकना और आप अपने मोबाइल पर सर्च करना UNLF। तो उस ग्रुप को आप चेक करना, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। एक्चुअली क्या है, इस ग्रुप के साथ एक इंसर्जेंट ग्रुप है मणिपुर का। इस ग्रुप के साथ भारत सरकार के सीज फायर है। मतलब सीज फायर की मीनिंग पर हम कभी और बात करेंगे कि सीज फायर क्या होता है। शायद देश के हर व्यक्ति को पता है सीज फायर क्या होता है। जब ये लोग एक कैंप से दूसरे कैंप में शिफ्ट कर रहे थे तो वो वीडियो उसी चीज के थे। आपने देखा कि बहुत सारे ये गांव वालों से भी मिल रहे थे और गांव वाले रो रहे थे। तो लोग बोल रहे हैं सर देखो चाइना आर्मी के लिए गांव वाले लोग रो रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में क्या है, जिनके साथ वो बात कर रहे हैं वो उन्हीं के परिवार के लोग हैं। अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं हो तो यूएनएलएफ की ड्रेस को ध्यान से देखना, आपको एक स्टार नजर आएगा रेड कलर का, वो चाइना की पीएलए का नहीं है। आप यूएनएलएफ की ड्रेस को भी चेक करना तो उसके भी आपको सेम सिंबल नजर आएगा, सेम बैच। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप है, जैसे NACN-IM हो गया, NACN-K हो गया, KYKL हो गया, पुल्फ हो गया, प्रीपैक हो गया, बहुत सारे ग्रुप हैं। सारे के सारे क्या करते हैं, आर्मी की ही जैसी ड्रेस पहनते हैं। ये वैसे नहीं है जैसे आपने पाकिस्तान के अंदर देखे होंगे मुजाहिदीन या तालिबान। ये लोग बिल्कुल जैसे दुनिया की फौज ड्रेस पहनती है, ये वैसे के वैसे क्या करते हैं, इक्विपमेंट पहनते हैं, वैसे के वैसे ड्रेस पहनते हैं, वैसे वैसे मूव करने का इनका तरीका होता है। ये नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप हैं जिनको आप क्या समझ रहे थे, चाइना की आर्मी समझ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि चाइना की आर्मी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर हुई है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी फोर्सेस लगी हुई है कहां पर, पूरे बॉर्डर के अंदर। जो हमारा और चाइना का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है भाई, वो LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, वो LOC नहीं है। मतलब अगर आप हमारे टेरेन को देखें, मतलब जमीन की बनावट देखें, तो बहुत जगह नदी नाले पहाड़ हैं, तो हर जगह पर फेंसिंग या दीवार बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने चाइना के साथ एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया कि जिसकी फोर्स जहां पर खड़ी है वो उसी की क्या है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल है। तो पूरे के पूरे चाइना के बॉर्डर पर नहीं बनी है फेंसिंग। तो इन वीडियोस के ऊपर आपको क्या नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए। अब आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इसी वीडियोस के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले आ जाएंगे कि नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, देखो आपके कहने से झूठ सच नहीं होगा और मेरे कहने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं उसके लिए आपको बहुत बढ़िया चीज समझाता हूं। शायद इस लास्ट की 5 मिनट की चीज को समझने से आपके सारे शक क्लियर हो जाएंगी, क्या सच में दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि चाइना हिंदुस्तान की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता। अब आप बोलोगे यार इतनी बड़ी बात मैं कैसे कह रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पूरी दुनिया का लॉ समझना पड़ेगा, आपको UN समझना पड़ेगा, आपको आर्टिकल 2/4 समझना पड़ेगा। क्या है, दुनिया का कोई भी पावरफुल देश किसी भी देश की 1 इंच भर जमीन नहीं ले सकता। आप एक पल के लिए सोचकर देखो, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की आर्मी घुस गई या अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने कंट्रोल में ले सकता है। अगर ऐसा ही होता तो चाइना का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है ताइवान। बात समझ रहे हैं? जिसको चाइना हमेशा से कहता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है, ताइवान क्या है, मेरा ही एक हिस्सा है। अब आप समझो, ताइवान तो न्यूक्लियर पावर नहीं है ना, लेकिन फिर भी चाइना सुपर पावर देशों में से आता है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये सोचो कि चाइना ताइवान को कब्जा नहीं कर पा रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि वो ताइवान की इंच भर जमीन नहीं ले सकता। इसी को बोलते हैं आर्टिकल 2/4। यानी कि आर्टिकल 51 हमें, इंटरनेशनल आर्टिकल 51 हमें एक पावर देता है कि कोई भी पावरफुल देश किसी भी कमजोर देश के ऊपर हमला नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता। अगर मैं आपको वेनेजुएला की बात करूं, वेनेजुएला के अंदर अमेरिकी की सेना गई, वहां के प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर आ गई, लेकिन पूरे वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने कब्जा नहीं किया है। आज से नहीं, कई सालों से इजराइल, फिलिस्तीन, इनका क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये अभी से नहीं चल रहा है, लेकिन क्या पूरे के पूरे इजराइल ने फिलिस्तीन को अपने में मिला लिया? नहीं। मैंने आपसे फिर कहा कि इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं कि कोई भी पावरफुल देश किसी छोटे देश के इंच भर जमीन नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सुपर पावर देश तो आज तो सब कुछ ले चुके होते यार। आप एक पल के लिए देखो, पिछले 3.5 साल से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रशिया सुपर पावर देश है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया की दूसरे नंबर की आर्मी है रशिया की, पूरे वर्ल्ड में पावरफुल देश, न्यूक्लियर देश, यूक्रेन इतना सा। अगर सच में ऐसा होता, क्या रशिया यूक्रेन को 2 मिनट में कब्जा नहीं कर लेता? अब आप बताओ। लेकिन नहीं कर सकता। यह सिर्फ राजनीति होती है। आप हमेशा राजनीति और फौज को अलग रखो। और एक पल देख लो, सबको पता है कि 1971 में 71 के वॉर में पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 हिस्से हुए, ये आप सब जानते हो।
पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है, बांग्लादेश नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। अब एक पल के लिए आप सोच कर देखो, अगर पाकिस्तान चाहता तो बांग्लादेश को दोबारा मिला सकता है, लेकिन नहीं। यही आर्टिकल 2/4 कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश को कब्जा नहीं कर सकता। होता क्या है, मैं आपको यह चीज भी बता दूं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हां, एक देश के टुकड़े हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे क्या होता है, पाकिस्तान का टुकड़ा क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। ऐसे ही जब यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर जब टूटा तो यूएसएसआर के अलग अलग टुकड़े हुए, उसी में से एक यूक्रेन भी है, लेकिन यूक्रेन को किसी देश ने अपने में नहीं मिलाया। तो ये राजनीति होती है दुनिया के अंदर। सिर्फ बड़े बड़े नेता आके राजनीति करते हैं कि चाइना आके अरुणाचल के अंदर घुस गई। बहुत सारे दूसरे राजनीति लोग बोलेंगे कि कहीं अरुणाचल प्रदेश चाइना में ना मिल जाए। ऐसा दुनिया में कभी पॉसिबल नहीं होता। आपका एक और क्वेश्चन सही होना चाहिए जो आपके दिमाग में आ रहा है अभी। आपके आ रहा होगा तो यार लक्की सर से तो पीओके भी कैसे भारत में आ जाएगा। इस पर भी तो कई सालों से राजनीति हो रही है कि पीओके भी भारत में मिल सकता है। अब बिल्कुल सही समझे। देखो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, या जो आजाद कश्मीर बोलते हैं, या बलोच अलग हो गया। बलोच ने 11 अगस्त को अपने आप को इंडिपेंडेंट बोला है। अब आप समझो कि दुनिया के इतने पावरफुल देश हैं यार, रशिया है, भारत है, चाइना है, अमेरिका है, इजराइल है। इनके लिए महज 24 घंटे का काम है किसी भी देश को कब्जा करना। किसी भी देश का, अगर अमेरिका सोचो कि बोले मैं बलूचिस्तान को कब्जा करना चाहूं, या चाइना बोले कि मैं बलोच को कब्जा करना चाहूं, कितना टाइम लगेगा? जितने पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं होगी, इससे ज्यादा रिजर्व फोर्स को मिला के होगी चाइना की। लेकिन चाइना बलोच का भी इंच भर जमीन नहीं ले सकता। ये क्या होता है, दुनिया के अंदर सिर्फ राजनीति करी जाती है। हमारे को ऐसा दिखाया जाता है कि हम इस देश को कब्जा ले लेंगे, ये फोर्स आती है। अगर आपके दिलों में डर नहीं बैठाया जाएगा तो आप फिर कैसे पावर में बैठे हुए लोगों को पावरफुल समझाओगे? शायद यह समझाने के बाद आप समझ चुके होंगे कि आरंभ से अनंत काल तक कोई भी पावरफुल देश किसी देश पर कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ पल के लिए कर सकता है, लेकिन जब बाद में, अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर अगर कब्जा भी कर लिया तो क्या होगा? अच्छा सोचो कि चलो किसी देश ने कब्जा कर लिया, इसके बाद क्या होगा? उस देश से सारी दुनिया अपने संबंध तोड़ देगी। पहली चीज तो क्या होगा, उसके साथ कोई व्यापार का संबंध नहीं होगा, उसको देश की कैटेगरी से अलग कर दिया जाएगा। आपके देश में जो भी पैसे चल रहे होंगे वो कागज के टुकड़े हो जाएंगे। सपोज करो हमारा हिंदुस्तान का रुपए है, वो दुनिया में हर जगह चलता है। वैसे चाइना की करेंसी, वैसे ही ब्रिटेन की करेंसी, वैसे यूएस की करेंसी दुनिया में हर जगह चलती है। लेकिन उस देश की करेंसी पल भर के अंदर क्या हो जाएगी? कागज के टुकड़ों में चेंज हो जाएगी। और दुनिया की सारी यूएन पूरी फोर्सेस मिलके उस देश के ऊपर हमला करेंगे। समझ रहे हो? ये सिर्फ राजनीति होती है, और प्लीज इन राजनीति में नहीं पड़ना। ऐसी अफवाहें आराम से चल रही थी, अनंत काल तक चलेंगी। इसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। ये भी एक तरह का क्या है, बिजनेस है। आपके सामने हजारों चीजें आ जाती हैं, आप बोलते हो फोर्स आ गई। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। किसी भी चीज पर बिलीव करने से पहले पूरा का पूरा रिसर्च करो, इंटरनेशनल लॉ पढ़ो, तब आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। और एक चीज और, दुनिया में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर क्या बोलते हैं उनको बोलने दो, उनका काम है बोलना। एक पॉलिटिकल लीडर बातें करता है, अपोजिशन का लीडर उसकी अपोज करता है, वो दोनों अपना काम कर रहे हैं। हमें अपना काम करना चाहिए। हमें क्या काम करना चाहिए? हम जो भी काम कर रहे हैं हमें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। ऐसी अफवाहें हमेशा उड़ेंगी। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देश हित में बात करो, क्योंकि दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।